हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो देखो, आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है और इससे पहले मैं आपको बहुत सारे पार्ट इसके कंप्लीट करा चुका हूं। और आप सभी को पता है कि इस टाइम हम आपको पढ़ा रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। 2 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, पराशर दाब और क्वथनांक उन्नयन। आज हम तीसरा और चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और आप सभी ने पढ़ा होगा राउल्ट का नियम, राउल्ट का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, उसको जरूर देखना। तो वीडियो को स्किप मत किया करो यार, आप सभी का नुकसान होगा, हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखो, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन, इन दोनों में मान लो कोई भी चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और इससे पहले मैं आपको क्वथनांक उन्नयन करा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उस वीडियो में थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो गया था, मुझे नहीं पता क्यों, बट इसमें नहीं होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो देखो, इसमें डेफिनेशन क्या कहती है, हिमांक अवनमन, हिमांक में कमी। पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हिमांक कहते कैसे हैं। देखो, जितने भी द्रव होते हैं, अगर हम उन्हें ठंडा करेंगे तो जिस ताप पर वो द्रव से ठोस में परिवर्तित होते हैं उसको कहते हैं हिमांक। जैसे जल का हिमांक कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर, अवाष्पशील का मतलब जानते हो जो वाष्प में परिवर्तित ना हो। अगर हमने किसी पदार्थ को गर्म किया और वो वाष्प में परिवर्तित हो गया तो हमें ऐसा पदार्थ यूज नहीं करना है, हमें ऐसा पदार्थ यूज करना है जो कि वाष्प में परिवर्तित ना हो। तो किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर विलायक का जो हिमांक है वो कम हो जाता है। मैं जल की बात करता हूँ, जल का हिमांक 4 डिग्री सेल्सियस है और अगर हमने इसमें ग्लूकोज घोल दिया तो ग्लूकोज घोलने के बाद इसके हिमांक में कमी आ जाएगी। अब जो विलायक का हिमांक पहले 4 डिग्री सेल्सियस था, जल का हिमांक कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस, अब उससे कम हो जाएगा। कितना कम होता है ये कंफर्म नहीं है, बट कमी जरूर आएगी। तो जितनी कमी आ रही है उसको हम हिमांक अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हिमांक अवनमन, ठीक है, मैंने यही बोला है, यह कमी हिमांक अवनमन कहलाती है। और इसे हम डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डेल्टा टी से। तो किसी अवाष्पशील पदार्थ को, जैसे हमने ग्लूकोज को जल में घोला, जल का हिमांक 4 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ग्लूकोज को घोलने के बाद अब इसका हिमांक 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाएगा। तो हिमांक में जो ये जो कमी होगी इसको हिमांक अवनमन कहते हैं। और जितना हम अवाष्पशील पदार्थ ज़्यादा घोलते चले जाएंगे, हिमांक में कमी भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, हिमांक में उतनी ही कमी ज़्यादा होती जाएगी। क्लियर है। तो आगे मैंने लिखा है कि किसी विलयन का हिमांक अवनमन विलय की अणुक सांद्रता के समानुपाती होता है। हम अणुक सांद्रता का मतलब ये है कि हम जितना ज़्यादा विलय घोलते जाएंगे हिमांक में कमी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और मैंने यहाँ लिखा है यदि हिमांक अवनमन कितना हो, डेल्टा टी, और विलय की अणुक सांद्रता कितनी हो, CM हो, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आप सभी को दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, समानुपाती अनुक्रमानुपाती है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डेल्टा टी प्रोपोर्शनल CM। CM चीफ मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, M का मतलब मॉलिकुलर है, C का मतलब सांद्रता है। क्लियर है। तो टेंशन मत लिया करो, हर चीज़ समझाता हूँ मैं। अब मैं इसको हटाऊंगा तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट आएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आता है KF। क्या आता है, KF। F का मतलब फ्रीजिंग। वहाँ पर आप सभी को पता है B आता था KB बॉइलिंग, KF CM डेल्टा T। तो यहाँ लिख देना, जहाँ KF इज इक्वल टू क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्लियर है, क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक। आपको एक ये सूत्र मिलेगा, ये मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। पूरा वही चल रहा है जो हमने क्वथनांक उन्नयन में पढ़ा था, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है जो मैं आप सभी को बताता जा रहा हूँ। यहाँ से भी आपको सेम चलना है। अगर किसी विलायक में विभिन्न विद्युत अनपघट्य की हम सम अणुक मात्रा घोलें तो जो सभी विलयन हैं, जितने भी विलयन बनेंगे वो सभी एक ही ताप पर जमेंगे। अब इसका मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पर 3 डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, 3 डायग्राम। जैसे मैंने यहाँ पर जल ले लिया सभी में, और जल की मात्रा को भी मैंने कांस्टेंट कर दिया 100 ग्राम, ठीक है। और ये 3 पात्र बना लीजिए सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप 100 ग्राम विलायक ले रखा है हमने, 100 ग्राम जल मान लो आप सभी। टेंशन ना लो यार, अच्छे से समझा दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो आप सभी, ठीक है। अब इन 3 पात्रों में आपको क्या करना है, सम अणुक मात्रा घोलनी है विलय की। तो यहाँ पर हमने ले लिया 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया। यहाँ पर हमने ले लिया 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज। और यहाँ पर हमने ले लिया 34.2 ग्राम सुक्रोज, चीनी,
ठीक है, ले लिया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पर मोलों की संख्या में इसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे, यूरिया का भार है 6 ग्राम और इसका अणुभार होता है 60 से अगर आप 6 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.1। अब ये किस में परिवर्तित हो गया आपका, मोल में। तो इस विलियन में हमने 0.1 मोल यूरिया को घोला है। विलायक हमारा 100 ग्राम ही है, सेम हम यहाँ पर करेंगे। 18 ग्राम है और ग्लूकोज का जो अणुभार है वो 180 होता है। कितना होता है 180 या 180। 180 से आप 18 को डिवाइड करोगे या डिवाइड करना जानते हो 0.1 मोल। और जिनको अणुभार निकालना ना आता हो आप सूत्र तैयार कर लो। यूरिया का होता है आपका NH2CONH2, इससे आप इसका अणुभार निकाल सकते हो। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, इससे निकाल सकते हो। और सिक्रोज का होता है C12H22O11, ठीक है। तो इनसे आप इनके अणुभार निकालोगे तो सेम निकल के आएंगे जो मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ। 34.2 ग्राम ग्लूकोज है तो 34.2 इसको 342 से डिवाइड करोगे तो 0.1 मोल निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जितने भी हमने विलेय ले रखे हैं उन सभी की मात्रा कांस्टेंट है, 0.1 मोल, 0.1 मोल, 0.1 मोल। तो मैंने यहाँ पर यही तो लिखा है कि अगर किसी विलायक में विभिन्न विद्युत अनपगट्य की हम सम अणुक मात्रा घोलें तो अब ये विलयन तीनों बनेंगे ना, ये सभी विलयन एक ही ताप पर जमेंगे। अगर मैं कहता हूँ हिमांक में कमी आएगी, अगर मैं कहता हूँ कि ये जो विलयन जम रहा है ये 3.5 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है, तो ये जो अगला विलयन है ना ये भी आपका 3.5 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा और ये जो अगला विलयन है ये भी आपका 3.5 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा। हमें इनकी मात्राओं से मतलब नहीं है कि हमने यहाँ पर 6 ग्राम ले रखा है, यहाँ 18 ग्राम ले रखा है, यहाँ पर 34.2 ग्राम ग्लूकोज सुक्रोज ले रखा है। मतलब है कि हमने जो मोलों में संख्या है, मोल देखो 0.1, ये समअणुक मात्रा कहलाएगी। अब ये जो तीनों विलयन है ये समान ताप पर जमेंगे। अब देखो हम कोई अनपगट्य घोल रहे हैं तो हिमांक में तो कमी आएगी। तो 4 डिग्री सेल्सियस ना रहकर हिमांक कितना दिखाया मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए 3.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0.5 की कमी आ गई। कमी बढ़ती जाएगी कब, जब हम इसमें मात्रा को बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे मात्रा विलय की बढ़ती जाएगी जो विलायक है उसके हिमांक में कमी आती जाएगी। तो ये जो हिमांक में कमी हो रही है इसी को बेटा हम कहते हैं हिमांक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखो विलायक की मात्रा को आप सभी को दिखाई दे रहा है 100 ग्राम के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। तो विलय की अणुक सांद्रता, आप सभी ने सांद्रता का सूत्र क्या पढ़ रखा है, विलय के मोल बटे विलायक का आयतन लीटर में, बट यहाँ पर विलायक का आयतन हमें केजी में लेना होगा। तो विलय के मोल विलायक का आयतन केजी में, समझ लो सारी चीजें, ठीक है। तो विलय के मोल समझना, देखो मैं जो समझाना चाहता हूँ यहाँ पर सांद्रता को मैं CM से दिखाऊंगा, ठीक है। विलय के मोल भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, तो स्मॉल w बटे कैपिटल M। और विलायक का आयतन हमें केजी में लेना है, किस में लेना है, केजी में। तो विलायक का भार कितना है हम w मानेंगे और इसको आपको 1000 से डिवाइड करना है क्योंकि ग्राम में होगा, केजी में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 1000 आपका ऊपर आ जाएगा तो मैं इसको आगे क्या लिखूंगा 1000 गुणा W/M बटे कैपिटल W। बताओ यही तो बनेगा, कोई दिक्कत आएगी। मैंने सारी चीजें देखो इसी से बनाई, मैं कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं। और इस CM के मान को हम उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। तो आप यही लिखोगे, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूं आगे आप क्या प्रोसेस करोगे, ठीक है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो और यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत आए कमेंट करके बता सकते हो, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स क्या, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है यार, अभी तो स्टार्टिंग है, तो बस मेहनत करो। आज आपको P ब्लॉक का जो हमारा एक पार्ट रह गया है उसकी वीडियो मिलेगी और आपको अब 2 वीडियोस हम देने वाले हैं, ठीक है। और P ब्लॉक के बाद D एवं F ब्लॉक आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका शुरू से भी चलेगा और D एवं F ब्लॉक भी चलेगा। बस हमारे ऊपर पेशेंस रखो, मतलब थोड़ा सा सब्र रखो आप सभी और थोड़ा सा भरोसा रखो, ठीक है। मेहनत आप सभी के लिए हम करेंगे, ठीक है। अब देखो CM का मान आप इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा डेल्टा T था इज इक्वल टू KF इंटू CM था। तो CM की जगह में ये वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 1000 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 100 ग्राम के सापेक्ष व्यक्त किया है, ठीक है ना, सॉरी गलती से लिख गया। 100 ग्राम के सापेक्ष व्यक्त कर रहे हो तो आप 100 से ही डिवाइड करोगे। अगर 1000 के सापेक्ष व्यक्त करूँगा तो मैं 1000 से डिवाइड कर देता, गलती होगी उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो KF गुणा 100/W, 100/W गुणा W/M, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो या आप करके लिख सकते हो डेल्टा T इज इक्वल टू 100 इंटू KF इंटू स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणा स्मॉल m, ठीक है। ये हमारा एक सूत्र बन गया।
आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सेम प्रोसेस किया है। अगर आप यहाँ सारी चीज़ें लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। डेल्टा टी क्या है, हिमांक अवनमन। के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार, जो हमने विलय ले रखा है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। और एम क्या है, विलय का अणु भार। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं नीचे का मिटा के 2 पॉइंट्स और डिस्कस करता हूँ, मोलर अवनमन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है और बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब न्यूमेरिकल सम आप सभी के लिए कराते हैं। और देखो न्यूमेरिकल सम आप सभी के लिए सॉल्यूशन वाले चैप्टर करा रहे थे और ज़्यादातर न्यूमेरिकल सम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। अगर आप सभी ने कमेंट किया है तो कुछ न्यूमेरिकल सम आप सभी के लिए और कराएंगे, ठीक है। चलो, मोलर अवनमन स्थिरांक, अगली हेडिंग डाल लो, मोलर अवनमन स्थिरांक। इंग्लिश में कहते हैं इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और एक है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखते हैं इसको, बस मोलर की जगह मोलल कर दो और कोई चेंज नहीं आएगा। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। डेफिनेशन भी सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है जो कि आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो विलायक की मात्रा है वो 100 ग्राम लेंगे और यहाँ पर जो विलायक की मात्रा है उसे 1000 ग्राम लेंगे, बस इतना सा अंतर आएगा और कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 100 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य के, किसी विद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम अणु, देखो 1 ग्राम अणु का मतलब होता है 1 मोल। क्या होता है, 1 मोल। 1 ग्राम अणु को घोलने से विलयन के हिमांक में, विलयन के हिमांक में जो कमी आती है, जो कमी होती है, आती है कैसे भी लिख सकते हो, कमी होती है, जो कमी होती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो इस चीज़ को आप सभी याद रखना। 100 ग्राम विलायक है और उस 100 ग्राम विलायक में जो विद्युत अपघट्य आप लेना चाहते हो, चाहे आप ग्लूकोज ले सकते हो, सुक्रोज ले सकते हो, यूरिया ले सकते हो, किसी विद्युत अनपघट्य के 1 मोल को आपने घोल दिया। कितना घोला, 1 मोल। तो 1 मोल घोलने पर जो विलयन बना है उसके हिमांक में कमी आएगी, या विलायक लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, विलायक या विलयन, ठीक है। अब जो विलयन में कमी आ रही है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं क्या, मोलर अवनमन स्थिरांक। क्या कहते हैं इसको, मोलर अवनमन स्थिरांक। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जब आप इसको लिखोगे तो कुछ नहीं करना है, 100 की जगह बस 1000 कर दो। 1000 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य के, किसी विद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम अणु को, 1 ग्राम अणु को, 1 ग्राम अणु का मतलब जानते हो आप सभी, 1 मोल। 1 ग्राम अणु को घोलने से विलयन के हिमांक में, विलयन के हिमांक में जो कमी होती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्लियर है सभी को, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इजी डेफिनेशन है। बस हमने क्या किया, विलायक की मात्रा को चेंज किया। और जब देखो चेंजेस भी दोनों में होंगे, अगर आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल दे रखा होता है, मोलर अवनमन स्थिरांक इस टाइप से दे रखा होता है, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, डेल्टा टी बराबर 100 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू गुणा एम। और जब आपसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहे तो बस 100 की जगह 1000 कर देना। तो डेल्टा टी बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू गुणा स्मॉल एम। बस इतना सा चेंज करोगे डेफिनेशंस में भी और सूत्र में भी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज़ और अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। देखो जल के लिए अगर आप लिखना चाहते हो मोलर अवनमन स्थिरांक, तो जल के लिए इसका मान जो है, जल के लिए इसका मान
18.6 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 18.6 डिग्री सेल्सियस होता है। इस चीज़ को आप सभी याद रखना। और अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ लिख लेना नोट में, बस पॉइंट को एक इधर खिसका दो। जल के लिए इसका मान, राइटिंग अगर टेढ़ी मेढ़ी हो रही हो तो संभाल लेना, ठीक है ना। जल के लिए इसका मान 1.86 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वथनांक उन्नयन का पूरा पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, सॉरी हिमांक अवनमन का सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करा दी हैं। बस आपका एक पॉइंट और रह गया, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखकर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ से ज़्यादा आपका टाइम बचेगा। देखो मेरे को लिखने में कोई दिक्कत नहीं, बट वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर आप पूरा नहीं देखोगे। तो मैं पहले कुछ पॉइंट्स लिख लूँगा, उसके बाद उनको समझा दूंगा, टेंशन मत लो यार, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। तो इसमें देखो चौथा जो पॉइंट है वो है हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो होता क्या है वो सारी चीज़ें समझने का प्रयास करना। अगर हमने किसी पॉट में या बर्तन में द्रव को ले लिया, ठीक है, द्रव को गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा कि जो नीचे के अणु हैं वो गर्म हो जाएंगे और ऊष्मा पाकर वो अणु कहाँ आ जाते हैं? द्रव की सतह पर। और फिर वो जो द्रव के अणु हैं वो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जो अणु वाष्प में परिवर्तित हुए हैं वो अणु क्या करते हैं? उस द्रव की सतह पर, उस द्रव की सरफेस पर दाब लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं वाष्प दाब, ठीक है। तो बहुत इजी डेफिनेशन है और बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिखी है। मैं सारे पॉइंट समझाऊंगा, हमको केवल इससे मतलब नहीं है। पहले हम जानते हैं कि वाष्प दाब होता क्या है, फिर हम जानेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको समझाएंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो अब हम जानते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो मैंने यहाँ पर लिखा है किसी द्रव में उपस्थित अणु प्रत्येक दिशा में गतिशील रहते हैं। अगर हमने कोई द्रव ले रखा है किसी पॉट में और हम उसको गर्म करेंगे तो जो अणु हैं वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, ठीक है। प्रत्येक दिशा में गतिशील रहते हैं। सतह के अणुओं की गतिज ऊर्जा अन्य अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि जो नीचे के अणु हैं वो ऊष्मा पाकर कहाँ आ चुके हैं? ऊपर। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अब ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होंगे? जो ऊपर के अणु वाष्पित हो जाएंगे, अर्थात वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है अन्य अणुओं की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होगी, इसी वजह से वो वाष्प में परिवर्तित हो पाते हैं, ठीक है। अन्य अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है, अतः ये अणु द्रव की सतह से, मैंने बोला है ना, वाष्प के रूप में पृथक हो जाते हैं। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, हमने गर्म किया तो जो अणु हैं वो द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और द्रव की सतह से पृथक हो जाते हैं। तो वाष्प के ये जो अणु हैं, वाष्प के ये अणु द्रव की सतह पर क्या डालते हैं? प्रेशर डालते हैं, दाब डालते हैं, जिसको हम कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब, वाष्प के द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगर किसी द्रव में उपस्थित अणु हैं, द्रव के अणु होंगे, वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं। और जो अणु सबसे टॉप पर है, हम गर्म करेंगे, द्रव में हमने बर्तन में द्रव ले रखा है, गर्म करेंगे, गर्म करने पर नीचे के जो अणु हैं वो ऊष्मा पाकर द्रव की सतह पर आ जाते हैं। अब उन अणुओं के पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो क्या करते हैं? द्रव की सतह से वाष्प के रूप में पृथक हो जाते हैं। उसके बाद जो वाष्प में परिवर्तित हुए हैं वो क्या करते हैं? उस द्रव की सतह पर दाब डालते हैं। उसी दाब को हम कहते हैं स्टूडेंट वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लेना, तैयार हो जाएगी। अब जानते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं। जो द्रव हमने ले रखा है, अगर हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ उसमें घोल दिया, ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, कुछ भी घोल दिया, अब उसको घोलने पर जो वाष्प दाब है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ भी लिख सकते हो, अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में घोला जाए तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जो वाष्प दाब है, जो वेपर प्रेशर है विलायक का, उसमें कमी आ जाएगी। सपोज करो हमने पहले जल ले रखा था, जल का वेपर प्रेशर कुछ होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 एटम है, एक एग्जाम्पल मान रहा हूँ, ठीक है ना, 100 वायुमंडल है। लेकिन अगर हमने उसमें यूरिया मिला दिया तो यूरिया मिलाने के बाद अब उसका जो वाष्प दाब है वो 100 एटम नहीं रहेगा, बल्कि इससे कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। और कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा कि हमने कितना विलय घोला है। जितना ज़्यादा विलय घोलते जाओगे जो वेपर प्रेशर है उसमें कमी आती जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में घोला जाए तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और आगे मैंने लिखा है कि वाष्प दाब का अवनमन
विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। इसका मतलब जानते हो ना कि जितना ज़्यादा हम विलेय घोलेंगे वाष्प दाब में उतनी ही ज़्यादा कमी होगी। तो वाष्प दाब का जो अवनमन है वो विलेय पदार्थ की मात्रा के अनुक्रमानुपाती है। जितना विलेय आप ज़्यादा घोलते जाओगे वाष्प दाब का अवनमन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाष्प दाब का अवनमन, ये आपका वाष्प दाब है। अब जो टॉपिक है हमारा ये वाला है, ठीक है, यही हम डिस्कस करेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत सिंपल है, समझने का प्रयास करना। यदि किसी विलायक का वाष्प दाब हमने कितना मान लिया P, जल है, जल का वाष्प दाब हमने कितना मान लिया P, कितना मान लिया P। इसमें हमने कोई विलेय पदार्थ घोल दिया तो अब विलयन बनेगा, घोलने पर विलयन का वाष्प दाब PS हो जाता है। तो अब इसका वाष्प दाब विलयन का कितना हो गया PS। तो अवनमन देखो ये वाला ज़्यादा होगा, वाष्प दाब जो विलायक है उसका ज़्यादा होगा, जो विलयन बनेगा उसके वाष्प दाब में आएगी कमी। तो यहाँ पर आप माइनस का साइन लगा के क्या निकालोगे, वाष्प दाब अवनमन। तो P में से आप PS घटाकर क्या निकालोगे कि वाष्प दाब में कितनी कमी हुई है, वाष्प दाब का अवनमन निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है तो विलायक के वाष्प दाब में अवनमन कितना हो जाएगा, PA माइनस PS, वही तो हम आप सभी के लिए बता रहे हैं। और उसके बाद क्या है डेफिनेशन, समझना, यहाँ से अब समझना है आपको। किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन है, तथा विलायक के वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब हमने कितना माना है P, विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। सिंपल बहुत है डेफिनेशन, डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, आप आसानी से इसे क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने जाना वेपर प्रेशर के बारे में, फिर हमने जाना कि वेपर प्रेशर का अवनमन किस प्रकार से होता है कि अगर हमने कोई पदार्थ घोल दिया वाष्पशील तो वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। आगे मैं आपको सूत्र बताने वाला हूं कि किस प्रकार से इसका सूत्र निकल के आएगा। तो पहले इतनी का स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत है कमेंट करके बता सकते हो। और देखो स्टूडेंट ज़्यादा जितने पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर एक और मैं पढ़ाने वाला हूं राउल्ट का नियम, उसके बाद अगर आपको कोई लगता है कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर में सर ये टॉपिक्स और रह गए तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और वैसे भी आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना। बट यार जैसे आप बोलोगे वैसे पढ़ा दिया जाएगा, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट एक पार्ट इसका और आने वाला है जिसमें कुछ टॉपिक्स मैं कराने वाला हूं जो रह गए और कुछ टॉपिक्स आप सभी बताओगे तो पूरी हमारी एक वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊंगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक कर दिया करो यार, कंजूसी क्यों करते हो। देखो अब हमारा एक सूत्र बनेगा, यहां से सूत्र बनेगा स्टूडेंट, यहां लिखोगे आप वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला है, विलयन के वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, विलयन के वाष्प दाब अवनमन कितना हो रहा है P माइनस PS बटे विलायक का वाष्प दाब कितना माना है हमने P, तो इसी को तो हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इस सूत्र को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मैं आपको इस पे कराने वाला हूँ, करा चुका हूँ बहुत सारी। अब डाल लो आप सभी वाष्प दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। वाष्प दाब अवनमन संबंधी, और लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, संबंधी राउल्ट का नियम। बहुत सिंपल सा है यार। इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप आसानी से तैयार कर पाओगे। अगर आपने सूत्र भी तैयार कर लिया तो भी आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो मैं नीचे वाला जो है इसको मिटा देता हूं। अब देखिए इसके लिए सूत्र कैसे बनाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका सूत्र बनेगा
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है क्या आपका, P माइनस पी एस अपॉन पी। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इज इक्वल टू विलेय का मूल प्रभाज। अदरवाइज आप सूत्र लिखोगे तो P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू विलेय का मूल प्रभाज क्या होता है, n बटे n प्लस n। आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो तो इतना तो आपको तैयार हो ही गया होगा, हो गया है ना, नहीं हुआ है, तैयार कर लेना, ठीक है। तो सुन, अगर हम कहें यदि विलयन अति तनु हो तो स्मॉल n को n के सापेक्ष, मतलब अगर विलयन ज़्यादा तनु है तो उसमें विलेय के मोल विलायक के सापेक्ष कैसे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल n को n के सापेक्ष नगण्य मान लेंगे, अर्थात यहां पर इसको 0 कर देंगे। n के सापेक्ष नगण्य मानने पर तो हमने जो विलयन ले रखा बहुत ज़्यादा तनु है तो उसमें विलेय के मोल बहुत ज़्यादा कम होंगे विलायक के सापेक्ष। तो उस कंडीशन में हम n प्लस n की जगह तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि n प्लस n को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, कैपिटल N, क्योंकि यहाँ पर जो विलेय के मोल हैं इसको तो हमने 0 कर दिया। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, n के। इसलिए P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू हो गया आपका n अपॉन n, ठीक है। और आप सभी जानते हो कि विलेय के मोल स्मॉल n बराबर क्या होता है, स्मॉल n बराबर क्या होता है, W अपॉन m, और कैपिटल N बराबर क्या होता है, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो ये सारी चीज़ें आप लगा दो इस वाले सूत्र में, तो आपका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल n की जगह आप ये वाली वैल्यू लगा दो, तो स्मॉल w बटे स्मॉल m बटे कैपिटल N की जगह आप ये वाली वैल्यू लगा दो, तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, W अपॉन M, ये आपके ऊपर पहुंच जाएगा, गुणा M अपॉन W। समझदार हो, इतना तो जानते हो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा सूत्र बन जाएगा, इसको आपको प्रिपेयर करना है, इसी पर न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। देखो कुछ पॉइंट्स और रहेगा, जैसे राउल्ट का नियम है, परासरण तथा विसरण में अंतर है, कुछ पॉइंट्स मैं और आपको कराऊंगा, उसके साथ ही हमारा मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और आपको लगता है कि ये पॉइंट्स रह गए सर, इनको करा दो, तो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, टेंशन मत लेना। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी ना तो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो यार, शेयर करने में क्यों कंजूसी करते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।